कथा, कहानी, किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। इस भरी दुनिया में आदमी कितना अकेला हो गया है। अपने अकेलेपन से निपटने के लिए वो कई बार ऐसे उपाय ढूंढ लेता है जो अजीब गरीब होते हैं। आज प्रस्तुत है रूसी कथाकार मक्सिम गोर्की की रूसी कहानी युयो ल्यूबोवनिक की हिंदी प्रस्तुति उसका प्रेमी। मेरे एक परिचित साहब हैं, उन्होंने मुझे एक दिन एक कहानी सुनाई। लीजिए, आप भी सुनिए। मैं जब मॉस्को में पढ़ रहा था, मैं किराए पर रहता था। मेरे कमरे के पास ही एक ऐसी महिला रहती थी जिसके चरित्र पर लोग सवाल उठाया करते थे। वो पोलैंड के रहने वाली थी और उसका नाम टेरेसा था। वो लंबी और मजबूत कद काठी की महिला थी और उसके बाल लाल रंग के थे। उसकी भवें घनी और काले रंग की थीं और चेहरा खुरदुरा सा था। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि किसी ने छोटी कुल्हाड़ी से बेढंगे तरीके से उसे आकार दिया है। उसकी आंखों में हिंसक जानवरों की तरह का वहशीपन था। आवाज पुरुषों की जैसी भारी थी। चाल में मर्दानगी थी और मांसपेशियां मछुआरों की औरतों जैसी ताकतवर लगती थी। उसे देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाते थे। मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था और वो ठीक मेरे सामने वाले कमरे में। अगर मुझे यह पता चल जाए कि वो घर पर ही है तो मैं अपने कमरे के दरवाजे हमेशा बंद कर लेता था, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हो पाता था। कभी मुझे वो सीढ़ियों पर आते जाते मिल जाती थी और कभी मकान के अहाते में मेरी उससे मुलाकात हो जाती। मुझे देखकर वो मुस्कुराती थी और मुझे लगता था कि उसकी मुस्कान शातिराना और कुटिल है। कभी कभी वो शराब के नशे में भी मुझे दिखाई देती थी। उसकी आंखें धुंधली, बाल अस्त व्यस्त और चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान रहती थी। ऐसे मौकों पर वो मुझसे बात कर लेती थी। क्या हाल चाल है विद्यार्थी जी, ठीक हो? ऐसा कहकर वो बेवकूफों की तरह हंसने लगती। इन बातों से उसके प्रति मेरी नफरत और बढ़ जाती थी। मेरी इच्छा तो यही होती थी कि इस तरह की बेवजह मुलाकातों और दुआ सलाम से बचने के लिए कमरा बदल लूं, पर क्या करूं, मेरा छोटा सा कमरा बहुत अच्छा और आरामदायक था। खिड़की से बाहर खूबसूरत नजारा था और नीचे गली में शांति रहती थी। इसी कारण मुझे उसे झेलना पड़ता था। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने बिस्तर पर पसरा हुआ था और सोच रहा था कि कक्षा में न जाने का कौन सा बहाना खोजूं। तभी मेरा दरवाजा खुला और टेरेसा की भारी भरकम आवाज मुझे दरवाजे से सुनाई पड़ी। विद्यार्थी जी, गुड मॉर्निंग। मेरे मुंह से निकला, जी आप क्या चाहती हैं? मैंने देखा कि उसके चेहरे पर परेशानी सी है और कुछ कुछ विनम्रता भी झलक रही है। मैंने उसके चेहरे पर ऐसा भाव कभी नहीं देखा था। वो बोली, क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगे? मैं अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा लेटा खुद से कह रहा था, धीरज रख भाई, हिम्मत से काम ले। वो अपनी आवाज में कोमलता और मजबूरी लाते हुए विनम्रता से बोली, मैं अपने घर एक खत भेजना चाहती हूं, बस इतना सा काम है। मैं मन ही मन बोला, तेरा बेड़ा गर्क हो शैतान। लेकिन मैं उठा और अपनी मेज पर रखे एक कागज को लेकर बैठ गया। मैंने कहा, इधर आकर बैठिए, बताइए क्या लिखना है। वो डरते डरते कुर्सी पर बैठ गई और मेरी तरफ अपराधी की तरह देखने लगी। मैंने कहा, तो बताइए किसे लिखना है पत्र? उसने कहा, जी बोलेस्लाव काशपुट को लिखना है खत। शहर का नाम स्विप्सजियाना है, सड़क का नाम वार्सो रोड और ठीक है, बोलो क्या लिखना है? मैंने कहा। उसने बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय बोलेस, मेरे प्रियतम, मेरे वफादार प्रेमी, प्रभु तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारा दिल सोने का है। तुमने अपनी दुखी और छोटी सी कबूतरी टेरेसा को इतने लंबे समय से कोई खत क्यों नहीं लिखा? मेरी तो हंसी ही छूटने वाली थी। छोटी सी दुखी कबूतरी, इसे देखो तो जरा, 5 फीट से ज्यादा तो इसकी ऊंचाई थी। वजन भी अच्छा खासा था। मुट्ठियां चट्टान की तरह मजबूत और कबूतरी का मुंह तो देखो, ऐसा लगता था कि जन्म से ही किसी चिमनी में रह रही थी और उसने कभी मुंह नहीं धोया था। कबूतरी। मैंने किसी तरह खुद को काबू में किया और पूछा, ये बोलेस्ट कौन है? ऐसा लगा कि गलत नाम बोल देने से उसे अच्छा नहीं लगा। मेरी गलती सुधारते हुए वो बोली, बोलेस है उसका नाम, मेरे प्रेमी का नाम बोलेस है।
मैंने आश्चर्य व्यक्त किया, आपका प्रेमी? वो कुछ खफा होकर बोली, क्यों भाई, तुम आश्चर्य में क्यों हो? क्या किसी लड़की का प्रेमी नहीं हो सकता? वो लड़की? एक बार फिर मेरी हंसी निकलने को हो गई, लेकिन मैंने कहा, अरे नहीं, क्यों नहीं, सब कुछ संभव है। क्या ये लंबे समय से आपका प्रेमी है? मेरी तरफ देखते हुए बोली, 6 साल। मेरे मुंह से निकला, ओह, चलिए पत्र लिखा जाए। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर टेरेसा के अलावा कैसी भी कोई भी दूसरी महिला होती तब भी मैं उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन टेरेसा ने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, आपके कष्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो कृपया मुझे बताइएगा। मैंने कहा, जी जरूर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोली, अगर आप चाहें तो आपकी कमीज या पतलून की कुछ मरम्मत वगैरह तो मैं कर ही दूंगी। मुझे ऐसा लगा कि इस अजीब व गरीब महिला ने शर्म से मुझे लाल कर दिया। मैंने उससे साफ लफ्जों में कह दिया कि मुझे उसकी किसी भी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो चली गई। 1-2 हफ्ते की बात होगी। मैं एक शाम अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए सीटी बजा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं अपने ख्यालों से बाहर कैसे निकलूं। बाहर मौसम बहुत खराब था और मैं घर में बैठा बैठा ऊब गया था। बाहर मैं जाना नहीं चाहता था और कमरे में बैठकर थक गया था। ऐसे में आदमी आत्ममंथन कर सकता है। ये कोई मजेदार काम तो है नहीं, लेकिन और किया भी जाए तो क्या। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने मन ही मन कहा, धन्य हो प्रभु, कोई तो आया। ओ, ये तो टेरेसा थी। वो कह रही थी, ओहो विद्यार्थी जी, लगता है कोई खास काम नहीं है आपके पास। मैंने कहा, नहीं, खास तो नहीं है, बताइए। वो बोली, मैं ये कह रही थी कि क्या आप एक और खत मेरे लिए लिख देंगे? मैंने कहा, चलिए ठीक है, लिख देते हैं। बोलेस को खत लिखना है? नहीं नहीं, वो बोली, इस बार ये पत्र बोलेस की तरफ से लिखा जाना है। मैंने आश्चर्य से कहा, क्या? उसने जवाब में कहा, ओह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, प्लीज मुझे माफ कीजिए। ये खत मेरे लिए नहीं लिखा जाना है, ये मेरे एक दोस्त के लिए लिखा जाना है। दोस्त भी क्या, एक जान पहचान वाला है, उसकी भी एक प्रेमिका है, टेरेसा, बिल्कुल मेरे जैसी। ये पत्र उसी के लिए लिखा जाना है, समझे आप? उस टेरेसा के लिए आप खत लिखोगे ना? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा परेशानी से भरा दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पहले तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दी। मैंने कहा, देखो मैडम, मैं समझ गया हूं कि ना तो कोई बोलेस है और ना ही कोई टेरेसा है। आप लगातार मुझसे झूठ बोलती चली आ रही हैं। आगे से आप मेरे पास मत आइएगा। आपकी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर सकता, समझिए आप? अचानक ही वो घबरा सी गई और डरी हुई लगने लगी। अपनी जगह से हिले बिना वो कभी एक पैर के सहारे खड़ी होती और कभी दूसरे का सहारा लेती। वो अजीब से अंदाज में कुछ बड़बड़ा रही थी जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। मैं चुप रहा और इस बात का इंतजार करने लगा कि वो अब क्या करेगी। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने में मैंने कुछ जल्दबाजी की थी। मेरा यह सोचना भी ठीक नहीं था कि मुझसे कोई गलत काम कराना चाहती थी। मामला कुछ और ही जान पड़ता था। अपना हाथ उठाकर उसने कहा, विद्यार्थी जी, और अचानक वो मुड़कर तेजी से दरवाजे की तरफ भागी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं मन ही मन काफी परेशान हो गया। मैं ध्यान से सुन रहा था। उसका दरवाजा जोर से खुला। वो जरूर बहुत गुस्से में थी। मैंने कुछ देर सोचा और मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने कमरे में बुलाऊंगा और जैसा वो चाहेगी वैसा पत्र लिख दूंगा। मैं उसके अपार्टमेंट में पहुंचा। मैंने चारों तरफ देखा। वो मेज के पास बैठी हुई थी। वो कोहनी के बल मेज पर झुकी हुई थी और उसने अपने हाथों में अपना सिर थामा हुआ था। मैंने कहा, मेरी बात सुनिए। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और झपट कर मेरे पास चली आई। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और मेरे कान में अपनी खास तरह की आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। वो कह रही थी, अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। दरअसल ना तो कोई बोलेस है और ना ही कोई
टेरिसा है। पर इससे तुम्हें क्या मतलब? क्या कागज उठाकर उस पर पेन से कुछ शब्द लिख देना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है? बोलो, अभी तक भोले भाले लड़के ही हो तुम। सच में ना तो कोई बोलेस है और ना ही कोई टेरिसा है, बस केवल मैं हूं। देखो, मैंने सही सही बात बता दी है। अब तुम्हारी इच्छा, तुम इसे मानो या ना मानो। उसके इस तरह के बर्ताव से मैं पूरी तरह हैरत में पड़ा हुआ था। मैंने कहा, मुझे माफ करें, ये सब क्या चक्कर है? आप कह रही हैं कि बोलेस है ही नहीं। उसने जवाब में कहा, बिल्कुल ठीक। और आप ये भी कह रही हैं कि कोई टेरिसा भी नहीं है? वो बोली, हाँ, कोई टेरिसा भी नहीं है, मैं ही टेरिसा हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं उसके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए सोच रहा था। मैं ये अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा था कि हम दोनों में से किसके होश उड़े हुए हैं। वो फिर से मेज के पास आई और कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। फिर वो मेरे पास आई और इस तरह से बोलने लगी जैसे नाराज हो। देखो, अगर तुम्हें बोलेस खत लिखने में इतनी परेशानी है तो लो, ये रहा तुम्हारा लिखा हुआ खत, रख लो इसे, मैं किसी और से लिखवा लूंगी। मैंने देखा उसके हाथ में बोलेस के लिए मेरे द्वारा लिखा गया पत्र था। मैंने कहा, सुनो टेरिसा, इस सब का आखिर मतलब क्या है? दूसरों से लिखवाने का मतलब ही क्या है जब मैंने पत्र लिख दिया है, लेकिन तुमने इसे भेजा तक नहीं। वो बोली, भेजा? इसे कहां भेजूं? आश्चर्य से मैंने कहा, कहां भेजूं? अरे बोलेस को भेजो, और कहां? वो गहरी सांस छोड़ती हुई बोली, इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था। मैं सोच ही रहा था कि अब यहां से मुझे निकल लेना चाहिए कि उसने बोलना शुरू किया, मैं सच कह रही हूं, इस नाम का कोई इंसान है ही नहीं। फिर उसने अपनी बाहें इस अंदाज में आगे फैला दी जैसे कह रही हो कि उसकी समझ में खुद ये नहीं आ रहा है कि ऐसा आदमी क्यों नहीं है, उसे तो होना ही चाहिए था। वो बोली, लेकिन मैं चाहती हूं कि बोलेस नाम का आदमी वास्तव में हो। मैं भी तो दूसरे इंसानों जैसे ही हूं। कम से कम उसे लिखने से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? मैं हतप्रभ था। मैंने पूछा, किसे लिखने से? वो बोली, बोलेस को, और किसे? मैंने कहा, लेकिन तुम अभी तो कह रही थी कि इस नाम का कोई इंसान है ही नहीं। वो धीरे धीरे बोली, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो हो भी सकता था। मैं उसे खत लिखती हूं और मुझे लगता है कि वो है, और मैं टेरिसा हूं। वो मेरे खत का जवाब देता है और मैं उसे दोबारा पत्र लिखती हूं। अब मुझे तस्वीर कुछ कुछ साफ होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब मुझे अपने पर शर्म आने लगी थी। मैं सच में बहुत दुखी था। मेरे पास ही मुश्किल से 3-4 गज की दूरी पर एक व्यक्ति रह रहा था जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसके प्रति प्यार और दया दिखा सके। जब उसे कोई भी नहीं मिला तो उसने अपने लिए ऐसा आदमी बना डाला। वो कहीं खोई हुई बड़बड़ा रही थी, देखो, तुमने मेरे लिए खत लिखा जो मुझे बोलेस को भेजना था। मैंने उसे किसी और को पढ़ने के लिए दिया। जब वो पढ़ रहा था तब मैंने कल्पना की कि बोलेस भी कहीं पर है। अब मैंने तुमसे ये कहा कि तुम बोलेस की तरफ से मेरे लिए खत लिख दो, मेरे लिए यानी टेरिसा के लिए। जब कोई इस तरह का खत मेरे लिए लिखता है और पढ़ता है तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि बोलेस कहीं है, और कुछ हो ना हो इससे जीवन जीना आसान लगने लगता है। और उसके बाद मैं लगातार 1 हफ्ते में 2 बार पत्र लिखने लगा। एक बार तो बोलेस को और दूसरी बार बोलेस का टेरिसा को जवाब। मैं इन पत्रों को बहुत बढ़िया तरीके से लिखता था। वो इन पत्रों को सुनती थी और रोने लगती थी। कई बार तो वो अपनी अजीब सी आवाज में फूट फूट कर रोती थी। बोलेस को मेरे द्वारा लिखे जा रहे इन पत्रों के बदले वो मेरे छोटे मोटे काम निपटा देती थी। मेरे जुराब, कमीज या दूसरे कपड़ों में हो गए सुराखों की वो मरम्मत कर देती थी। करीब 3 महीने तक ये सिलसिला चला। उसके बाद पता नहीं क्यों उसे जेल में डाल दिया गया। मुझे तो लगता है कि अब तक शायद उसका देहांत भी हो गया होगा। मेरी जान पहचान के इन साहब ने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई। वो आसमान की तरफ देख रहे थे और किसी विचार में डूबे हुए थे। अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, तो बात यह है भाई, जितना ज्यादा कोई आदमी कड़वी चीजों को चखता है
उतना अधिक मीठी चीज़ों के लिए उसकी भूख बढ़ती जाती है और हम अपने पुराने पड़ गए सद्गुणों और अपनी भ्रामक सामर्थ्य की धुंध में ही लिपटे रह जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है, जबकि हमें सत्य का पता ही नहीं चलता। हम बात समझ भी नहीं पाते और वो सब कुछ करते हैं जो बेवकूफ़ी और क्रूरता से भरा होता है। हम अक्सर किसी के लिए कहते हैं गिरे हुए लोग। मैं जानना चाहता हूं कि ये गिरे हुए लोग कौन हैं? ये वैसे ही लोग तो हैं जो हमारी तरह हड्डियों, खून, नाड़ियों और मांसपेशियों से बने हुए हैं। सदियों से ये बात हमसे कही जाती रही है। हम केवल सुनते भर हैं, समझते नहीं। केवल शैतान ही जान पाता है कि सब कुछ कितना खौफनाक है। क्या ऐसा तो नहीं है कि लगातार मानवता के संबंध में बड़े बड़े प्रवचन देकर हमने ही स्वयं को भ्रष्ट कर लिया है? असल बात तो यह है कि हम सभी लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, हम लोग अपनी ताकत और अपनी श्रेष्ठता की झूठी और गहरी खाई में गिर गए हैं। लेकिन बहुत हुआ। यह सब कुछ इतना घिसा पिटा है कि इनके बारे में बात करते हुए भी मुझे अब शर्म आती है। सच में न जाने कब से यही सब कुछ तो हो रहा है। उसका प्रेमी। अभी आप रूसी कथाकार मक्सिम गोर्की की रूसी कहानी यो ल्यूबोवनिक की हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी के अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है हर लवर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।